दिस इज भारत एफएम। बजेगा भारत, झूमेगा भारत। ये है भारत एफएम। बजेगा भारत, झूमेगा भारत। भारत एफएम प्रस्तुति साहित्य संध्या में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपकी होस्ट सीमा साहनी। मेरा आपको प्यार भरा नमस्कार। दुनिया की 20% जन समुदाय हिंदुस्तानी सभ्यता से और हिंदुस्तानी साहित्य से करीब का रिश्ता रखती है। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी सभ्यता है जो कई हजारों सालों से निरंतर चली आ रही है। और हैरानी की बात नहीं है कि इसका साहित्य बहुत लंबा चौड़ा तो है ही, पर सबसे ज़्यादा यूनिक भी है। तो बताइए, ऐसी लिटरेचर को, ऐसी सभ्यता को हम कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। ये हैरानी की बात नहीं है कि हम सब भारतीय या हिंदुस्तानी सभ्यता से कनेक्टेड जो लोग हैं, अपनी जड़ें इस साहित्य में और इस कल्चर में ढूंढने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ ओनली अ नेचुरल टेंडेंसी दैट एवरी ह्यूमन हैज। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के एक बहुत ही पॉपुलर राइटर और जर्नलिस्ट की। आप में से जिन लोगों की भी पैदाइश 1990 से पहले हुई है, वे बखूबी जानते हैं कि एक हिंदी पत्रिका हुआ करती थी, वीकली मैगजीन, जो बहुत बहुत पॉपुलर होती थी। कोई नॉर्थ इंडिया में कोई ऐसा शायद घर नहीं था जो इस मैगजीन को पढ़ता नहीं था या जिसके घर में ये मैगजीन आती नहीं थी। और इस मैगजीन का नाम था धर्मयुग। इस वेरी पॉपुलर मैगजीन के एडिटर थे धर्मवीर भारती। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के ये एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। ही इज़ अ वेरी पॉपुलर नेम इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन लिटरेचर। इनके कई नावल बहुत पॉपुलर हैं, उन पर मूवीज़ भी बनी हैं और इनकी कई कविताएं ऐसी हैं जो दिल को झंझोड़ देती हैं। मैंने इनकी जितनी भी रचनाएं पढ़ी हैं, उसमें एक बात महसूस की है, वो ये है कि इनकी एक निरंतर कोशिश होती है कि मन की गहरी से गहरी सतह तक पहुंचने की। और आज जो मैं कविता आपके लिए लाई हूँ, वो इट इज़ वन ऑफ सच एफर्ट्स। उसका शीर्षक है क्या इनका कोई अर्थ नहीं। ये शामें, सब की सब शामें, जिनमें मैंने घबरा के तुमको याद किया, जिनमें प्यासी सीपी सा भटका विकल हिया, जाने किस आने वाले की प्रत्याशा में ये शामें, क्या इनका कोई अर्थ नहीं। वे लम्हे, वे सूनेपन के लम्हे, जब मैंने अपनी परछाई से बातें की, दुख से वे सारी वीणाएं फेंकी जिनमें अब कोई भी स्वर न रहे। वे लम्हे, क्या इनका कोई अर्थ नहीं। वे घड़ियां, वे बेहद भारी भारी घड़ियां, जब मुझको फिर एहसास हुआ अर्पित होने के अतिरिक्त कोई राह नहीं। जब मैंने झुककर फिर माथे से पंथ छुआ, फिर बीनी गतपाग नुपुर की मणियां, वे घड़ियां, क्या इनका कोई अर्थ नहीं। ये घड़ियां, ये शामें, ये लम्हे जो मन पर कोहरे से जमे रहे, क्या निर्मित होने के क्रम में इनका कोई अर्थ नहीं। जाने क्यों कोई मुझसे कहता, मन में कुछ ऐसा भी रहता, जिसको छू लेने वाली हर पीड़ा जीवन में फिर जाती व्यर्थ नहीं। अर्पित है पूजा के फूलों सा जिसका मन, अनजाने दुख उसका कर जाता परिमार्जन। अपने से बाहर की व्यापक सच्चाई को नतमस्तक होकर वह कर लेता सहज ग्रहण। वे सब बन जाते पूजा गीतों की कड़ियाँ, ये पीड़ा, ये कुंठा, ये शामें, ये घड़ियाँ, इनमें से क्या है जिनका कोई अर्थ नहीं। कुछ भी तो व्यर्थ नहीं। ये शामें, सब की सब शामें, जिनमें मैंने घबरा के तुमको याद किया, जिनमें प्यासी सीपी सा भटका विकल हिया, जाने किस आने वाले की प्रत्याशा में। ये शामें, क्या इनका कोई अर्थ नहीं।
कविता के शुरू में धर्मवीर भारती जी कुछ ऐसी शामों का जिक्र करते हैं जब वो बहुत विकल थे, बहुत बहुत अनईजी थे, बहुत दुखी थे, और उन्होंने घबरा के या अपने मित्रों को याद किया या भगवान को याद किया, एंड ही वॉज होपिंग कि कोई आके उन्हें संभाल ले। और वह कहते हैं कि उन शामों में एक प्यासी सीपी सा मेरा दिल भटकता रहा। माई हार्ट वॉज वॉन्डरिंग लाइक अ थर्स्टी शेल एंड इट वॉज होपिंग फॉर समवन टू शो अप। एंड देन ही सेज कि उन शामों का इस जीवन में क्या अर्थ है? वट इज द मीनिंग ऑफ दोज इवनिंग्स वेयर आई वॉज टेरेबली अनईजी एंड टेरेबली सैड? वट इज द मीनिंग ऑफ दोज इवनिंग्स इन माई बिगर लाइफ? वे लम्हे, वे सूनेपन के लम्हे जब मैंने अपनी परछाई से बातें की, दुख से वे सारी वीणाएं फेंकी जिसमें अब कोई भी स्वर न रहे। वे लम्हे, क्या इनका कोई अर्थ नहीं? फिर वे उन लम्हों को याद करते हैं जिनमें उन्होंने अपनी परछाई से बातें की, मतलब कि ही वॉज टॉकिंग टू हिज शैडो, ही वॉज सो अलोन दैट ही वॉज टॉकिंग टू हिज शैडो। और कहते हैं कि मैंने दुख से वो सब वीणाएं फेंकी जिनमें कोई स्वर न रहे। मतलब कि he rejected all those happy moments he had had, which were not giving him happiness anymore. And then he says, what is the value, what is the meaning of those moments in my life? वे घड़ियाँ, वे बेहद भारी भारी घड़ियाँ, जब मुझको फिर एहसास हुआ अर्पित होने के अतिरिक्त कोई राह नहीं, जब मैंने झुककर फिर माथे से पंथ छुआ, फिर बीनी गतपाग नुपुर की मणियां। वे घड़ियां, क्या इनका कोई अर्थ नहीं? फिर कवि उन भारी भारी घड़ियों को, उन बहुत मुश्किल क्षणों को याद करते हैं जब वो अपने दुखों का हल नहीं ढूंढ पाए, जब उन्हें फिर एहसास हुआ कि अर्पित होने के सिवा कोई राह नहीं है। मतलब कि उनके सामने नतमस्तक होने के सिवा, उनके सामने अपनी हार मानने के सिवा, अपनी मुश्किलों के आगे अपनी हार मानने के सिवा कोई राह नहीं है। तो आमतौर पे ऐसा कहा जाता है कि मुश्किलों के सामने हार नहीं माननी चाहिए, और ये बात बिल्कुल सही है। पर फिर भी ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब हम हार जाते हैं, और ऐसे क्षणों में के हारने को हारना नहीं कहा जाता, ऐसे क्षणों के हारने को हारना नहीं कहा जाता। ऐसे क्षणों में इंसान हार कर अपनी ज़िंदगी की फिर शुरुआत करता है। तो कहने का अर्थ ये है कि ज़िंदगी में हार के अपनी ज़िंदगी की शुरुआत फिर से करना ओनली हम्बल्स अस। ये हमें नम्र बनाता है, ये हमें विनीत बनाता है, और ज़िंदगी की लड़ाई लड़ने के लिए नम्रता की बहुत ज़रूरत होती है। तो कवि कहते हैं कि वो समय जब मैंने फिर नतमस्तक होके अपनी जीवन की राह को फिर छुआ, मैंने माथा टेक दिया अपनी जीवन की मुश्किलों के आगे, और फिर मैंने अपने बिखरे हुए घुंघरुओं को समेटा और एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। तो ऐसी भारी भारी घड़ियों का ज़िंदगी में क्या अर्थ है, ये पूछना चाहते हैं कवि यहाँ पर। ये घड़ियाँ, ये शामें, ये लम्हे जो मन पर कोहरे से जमे रहे, निर्मित होने के क्रम में क्या इनका कोई अर्थ नहीं? तो वो घड़ियाँ, वो लम्हे, वो शामें जो दुख भरी थीं, विकलता भरी थीं, जिनमें हम बहुत फ्रस्ट्रेट हुए, जिनमें हम नतमस्तक हुए, जिनमें हमारे पास कोई चारा न था, निर्मित होने के क्रम में, इन आवर डेवलपमेंट, what is the meaning of those moments, those evenings, those moments, those times, in the entire process of development of our lives? What is the meaning of those points? जाने क्यों कोई मुझसे कहता, दिल में कुछ ऐसा भी रहता, जिसको छू लेने वाली हर पीड़ा जीवन में फिर जाती व्यर्थ नहीं। अर्पित है पूजा के फूलों सा जिसका मन, अनजाने दुख उसका कर जाता परिमार्जन।
सो दिस इज द पैराग्राफ ऑफ रेजोल्यूशन. सो कवि ने अपनी कविता में जो सब सवाल उठाए, ऑल द क्वेश्चंस ही आस्क्ड इन द पोएम बिफोर दिस, ही वांट्स टू आंसर दोज क्वेश्चंस. तो यहाँ वो उन सब सवालों के जवाब देना चाहते हैं. वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई आके कहता है कि मन में कुछ ऐसा भी है, कुछ ऐसा तत्व भी है, देयर इज एन एलिमेंट इन द हार्ट जिसे छूने वाली हर पीड़ा फिर जीवन में जाती व्यर्थ नहीं, जिसको छूने वाला दुख बेकार नहीं जाता, क्योंकि जिसका मन पूजा के फूलों की तरह अर्पित है, जिसका मन हम्बल है, जिसका मन नम्र है, जो विनीत है अपनी जिंदगी में, उसको छूने वाला हर दुख उसका शुद्धिकरण कर देता है. Every unhappiness, every challenge in life refines the heart that is humble in nature. अपने से बाहर की व्यापक सच्चाई को वह नतमस्तक होकर कर लेता सहज ग्रहण. ये सब बन जाते पूजा गीतों की कड़ियाँ, ये पीड़ा, ये कुंठा, ये शामें, ये घड़ियाँ. इनमें से क्या है जिनका कोई अर्थ नहीं, कुछ भी तो व्यर्थ नहीं. तो अंत में कवि कहते हैं कि वो मन जो विनीत है, जो नम्र है और नतमस्तक है, और दुख आकर उनका शुद्धिकरण कर देते हैं, उनका परिमार्जन कर देते हैं, वे मन बाहर की फैली हुई व्यापक सच्चाई को, दुनिया की सच्चाई को सहज ही ग्रहण कर लेता है, कैन ईजिली एक्सेप्ट द रियलिटीज ऑफ लाइफ. एंड देन ऑल these moments, these days of struggle, they become the flowers of devotion. ये सब क्षण, ये सब घड़ियाँ पूजा गीतों की कड़ियाँ बन जाते हैं. और इनमें से क्या है, तो अब बताइए, इनमें से क्या है जिनका कोई अर्थ नहीं है? इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा अर्थ है. ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम है, इनमें से कुछ भी व्यर्थ नहीं है. आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े दुख देखे हैं, बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना किया है, और वे सब लोग इस बात को मानेंगे कि इस कविता में जो बात कही गई है वो बहुत गहरी है, वो सही है, वो 100% सही है कि जब हम हम्बल हो जाते हैं, जब हम अपनी लिमिटेशंस को जान लेते हैं, तब ही हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की शक्ति प्राप्त होती है. This is Bharat FM. बजेगा भारत, झूमेगा भारत. ये है भारत FM. बजेगा भारत, झूमेगा भारत. तो आज की दूसरी कविता जो मैं लाई हूँ वो लिखी है श्री जयशंकर प्रसाद जी ने. ये अर्ली 20th सेंचुरी के बहुत प्रसिद्ध नाटककार और कवि थे. इनका महाकाव्य कामायनी बहुत प्रसिद्ध है. इट्स अ कीस्टोन वर्क इन हिंदी लिटरेचर. आज जो हम इनकी कविता पढ़ने जा रहे हैं, दैट शोज हिज एस्ट्यूट ऑब्जर्वेशन अबाउट लाइफ इटसेल्फ. कविता का शीर्षक है सब जीवन बीता जाता है. सब जीवन बीता जाता है, सब जीवन बीता जाता है, धूप छां के खेल सदृश. सब जीवन बीता जाता है, धूप छां के खेल सदृश. सब जीवन बीता जाता है. समय भागता है प्रतिक्षण में, समय भागता है प्रतिक्षण में, नव अतीत के तुषार कण में. समय भागता है प्रतिक्षण में, नव अतीत के तुषार कण में. हमें लगाकर भविष्य रण में आप कहीं छुप जाता है. हमें लगाकर भविष्य रण में आप कहीं छुप जाता है. सब जीवन बीता जाता है. बुल्ले नहर हवा के झोंके, बुल्ले नहर हवा के झोंके, मेघ और बिजली के टोंके. बुल्ले नहर हवा के झोंके, मेघ और बिजली के टोके. किसमें साहस है कुछ रोके, जीवन का वह नाता है,
किसमें साहस है कुछ रोके, जीवन का वह नाता है, सब जीवन बीता जाता है। वंशी को बस बच जाने दो, वंशी को बस बच जाने दो, मीठी मीड़ों को आने दो, आंख बंद करके गाने दो जो कुछ हमको आता है। आंख बंद करके गाने दो जो कुछ हमको आता है, सब जीवन बीता जाता है, सब जीवन बीता जाता है। सब जीवन बीता जाता है, धूप छां के खेल सदृश सब जीवन बीता जाता है। समय भागता है प्रतिक्षण में, नव अतीत के तुषार कण में, हमें लगाकर भविष्य रण में आप कहीं छुप जाता है, सब जीवन बीता जाता है। तो इस कविता में एक ऑब्जर्वेशन है विच इज़ ऑलमोस्ट एन ऑब्जर्वेशन ऑफ अ साइंटिस्ट, और ये बात मुझे इस कविता की बहुत प्रभावशाली लगती है। तो इसमें कवि कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि जीवन क्षण प्रतिक्षण बीता जा रहा है। द लाइफ इज फ्लीटिंग मोमेंट बाय मोमेंट, एंड as it's fleeting, a new past is being formed and it gets frozen. And while it is fleeting, it strangely keeps us focused on the future. तो हैरानी की बात यह है कि आप तो जीवन बीता जा रहा है, पर हमारा ध्यान उसने भविष्य रण में लगाया हुआ है, भविष्य के स्ट्रगल्स में लगाया हुआ है। और while we are focused on those struggles, ये अपने आप कहीं छुप जाता है। ये अपने it's hiding somewhere and we are not able to notice it. तो कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन कैरेक्टर ऐसा है कि इट्स ऑलवेज फोकस्ड ऑन द फ्यूचर, इट रेयरली फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट्स। बुल्ले नहर हवा के झोंके, मेघ और बिजली के टोके, किसमें साहस है कुछ रोके, जीवन का वह नाता है, सब जीवन बीता जाता है। अब यहाँ कवि हमारा ध्यान हमारी अपनी जिंदगी से हटाकर नेचर और प्रकृति की तरफ ले जाते हैं। वह कहते हैं कि देखो, नहर और हवा और बिजली, ये सब चीज़ें भी बहती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, और हम में इतना साहस नहीं है कि हम इन्हें रोक पाएं या हम इन्हें किसी तरह से पकड़ पाएं। जीवन का यही एक नाता है, जीवन का यही एक दिस इज द पैटर्न ऑफ लाइफ। वंशी को बस बच जाने दो, मीठी मीड़ों को आने दो, आंख बंद करके गाने दो जो कुछ हमको आता है, सब जीवन बीता जाता है। So the last paragraph says, while we have a speed of life that humans have created, the rat race, which we love to call as rat race, and we have which focuses us on future, and we also have a speed of nature which is also hard to control. We should not miss out on life. We should let the flute of life play. Let the sweet slurs come into your life. आंख बंद करके गाने दो जो कुछ हमको आता है. So it basically says that let go and don't feel pressured by these speeds and these points which you cannot control, or these phenomena that you cannot control. Sat Sri Akal, welcome and adab. You are listening to Bharat FM, a one-of-its-kind, multilingual, eclectic provider of entertainment, information and news to Indian Americans. Headquartered in Cincinnati, Ohio, Bharat FM airs shows out of Cincinnati, Chicago and Phoenix. We take pleasure in our ability to cater to your bhakti, chusti, sfurti, shakti and masti needs with our audio and visual shows. Check out bharatfm.com for our online program schedule and archives. I'm sure the content will definitely tickle your senses. Tune in via the 24-hour web streaming on bharatfm.com or via the Bharat FM app. More information can be procured at 513-488-5070. आइए बात करें एक बॉलीवुड सॉन्ग की। 1960 के आसपास एक मूवी आई थी, लाल किला। This movie was about the final struggle of the Indian emperors against the British rule, which was a failed attempt, and especially the Mughal emperors.
So the focus of the movie was the reign of Bahadur Shah Zafar, the last Mughal emperor. और बहादुर शाह जफ़र द्वारा लिखी गई एक बहुत ही उम्दा गज़ल इस मूवी का एक गाना भी बनी। उम्रे दराज लाए थे मांग के 4 दिन, उम्रे दराज लाए थे मांग के 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतज़ार में। ये शेर है बहादुर शाह जफ़र का। बहादुर शाह जफ़र was the last emperor of the Mughal dynasty in India, after which the British took over. This couplet literally means, I went to God and asked for an extension of 4 days in my life. I spent 2 days getting my desires out and another 2 days were spent in waiting for them. ये शेर एक गज़ल का हिस्सा है जो बहादुर शाह जफ़र ने लिखी थी। Turns out he was not that great an emperor because the British took over, पर ये बहुत अच्छे शायर थे। तो आज हम उनकी ये गज़ल पूरी पढ़ेंगे और इस गज़ल को पढ़ के ऐसा लगता है कि वे अपनी ही कहानी बयान कर रहे हैं। It seems to be describing his own end days and which was a kind of a sad ending. तो ये गज़ल इतनी खुशगवार तो नहीं है पर इसका एक्सप्रेशन लाजवाब है। और जैसा कि मैं अपने पिछले प्रोग्राम्स में भी कह चुकी हूँ कि सक्सेसफुल गज़ल और शेर वही होते हैं जिन which can be extended to various different situations of life, and that's the sign of a successful and beautiful ghazal. लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे ना पायदार में। इन हसरतों से कह दो कहीं और जाके बसें, इन हसरतों से कह दो कहीं और जाके बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। कांटों को मत निकाल चमन से ओ बागबां, कांटों को मत निकाल चमन से ओ बागबां, ये भी गुलों के साथ पले हैं बहार में, ये भी गुलों के साथ पले हैं बहार में। बुलबुल को बागबां से न सयाद से गिला, बुलबुल को बागबां से न सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीन न मिली कुएं यार में, 2 गज़ ज़मीन न मिली कुएं यार में। उम्र दराज लाए थे मांग के 4 दिन, उम्र दराज लाए थे मांग के 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतज़ार में। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे ना पायदार में। वे कहते हैं कि इस उजड़ी हुई दुनिया में अब मेरा दिल नहीं लगता, और वैसे भी ये दुनिया काबिले एतबार नहीं है, इस पे एतबार नहीं किया जा सकता, और यहाँ वैसे भी किसी की कब कुछ बनी है। इन हसरतों से कह दो कहीं और जाके बसें, इन हसरतों से कह दो कहीं और जाके बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। वे कहते हैं मेरी हसरतों, मेरी इच्छाओं, माई डिज़ायर्स, तुम कहीं और जाके डेरा डालो, मेरे दागदार दिल में, मेरे ज़ख्मी दिल में अब और जगह नहीं है। कांटों को मत निकाल चमन से ओ बागबां, कांटों को मत निकाल चमन से ओ बागबां, ये भी गुलों के साथ पले हैं बहार में। ये शेर मुझे बहुत पसंद है। इट पॉइंट्स आउट द टेंडेंसी ऑफ ह्यूमंस टू वीड आउट अनप्लेजेंट थिंग्स ऑल्दो दे आर पार्ट ऑफ द नेचर। तो ये शेर कहता है ओ बागबां, तुम कांटों को चमन से बाहर मत निकालो, कांटों को गुलों से अलग मत करो, ये भी बहार में फूलों के साथ पले हैं। These thorns have also grown along with the flowers in the springtime. बुलबुल को बागबां से न सयाद से गिला, बुलबुल को बागबां से न सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। तो इस शेर का मतलब है कि बुलबुल ना ही बागबां को दोषी ठहराती है, ना ही उसको बागबां से कोई गिला है, कोई शिकायत है, ना ही सयाद से, ना ही शिकारी से कोई
शिकायत है, वो तो सिर्फ अपनी किस्मत को दोषी ठहराती है। उसकी तो किस्मत में ही कैद लिखी थी जब बहारें फैली हुई थी। कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज ज़मीन न मिली कुएं यार में। यहाँ वह अपने आप को कहते हैं कि मैं कितना बदनसीब हूँ कि मुझे दफन होने के लिए 2 गज ज़मीन भी ना मिली यारों की गली में, दोस्तों की गली में। तो आई थिंक दिस शेयर, दिस कपलेट इज रिटन ऑन द एंडिंग ऑफ हिज ओन लाइफ, द सैड एंडिंग ऑफ हिज ओन लाइफ। ये गज़ल दुख भरी सही, उदास सही, पर इसका हर शेर उदासी में नहीं बोला जाता। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो आखिरी शेर है, जो आप सोचेंगे कि सबसे ज़्यादा उदास शेर है, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज ज़मीन न मिली कुएं यार में। इसे भी लोग हंसी हंसी में अपना दुख दर्द बयां करने के लिए कह देते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं और वे आपकी बात नहीं सुनते या आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो आप हंसी हंसी में कह देते हैं, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज ज़मीन न मिली कुएं यार में। This is Bharat FM. बजेगा भारत, झूमेगा भारत। ये है भारत FM. बजेगा भारत, झूमेगा भारत। प्रोग्राम के अंत में एक कविता मेरी कलम से। जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी बीमारी है खौफ, यानी कि डर। हमें जिंदगी में कई तरीके के खौफ, कई तरीके के डर जकड़ लेते हैं और ये हमारी जिंदगी का सुख चैन छीन लेते हैं। इनमें सबसे बड़े 2 खौफ जो हैं वो है मौत का खौफ और अकेलेपन का खौफ। मेरा अपना जो एक छोटा सा एक्सपीरियंस है लाइफ के साथ, वो ये है कि जब हम किसी डर की हद तक पहुंच जाते हैं, जब हम किसी खौफ से डील करना सीख जाते हैं, किसी फियर से डील करना सीख जाते हैं, उसे झेलना सीख जाते हैं, तो वहीं उसी हद पे जाकर हमें सुकून के नज़ारे भी मिलते हैं, खुशी के नज़ारे भी मिलते हैं और ज़िंदगी के मायने बदल जाते हैं। वो एक ऐसा चेंज होता है लाइफ में जो ज़िंदगी की डायरेक्शन और ज़िंदगी के पर्सपेक्टिव को बदल देता है। बाज़ दफ़ा देखा लोगों को दिमाग की शेल्फ से हटाकर, तो उस पर कई हसीन ख्याल सज गए। लोग भी उगाते हैं जैसे कुकरमुते। बाज़ दफ़ा देखा पुराने इकलौते खंभों की ओर, तो मेरे अकेलेपन के खौफ जाते रहे। वो भी तो खड़े हैं बिना किसी सहारे। बाज़ दफ़ा देखा दुखों को गले लगाकर, तो मेरे सुकून के ख्वाब जाते रहे। जिंदगी कब बीती है ख्वाबों के सहारे। बाज़ दफ़ा देखा मौत की हद तक जाकर, मैंने जिंदगी के नज़ारे पा लिए। वो सामने ही थे, बस उस हद के किनारे। आशा करती हूँ आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इन कविताओं के ज़रिए मेरी एक कोशिश है कि हिंदी साहित्य और हिंदी सभ्यता के कुछ मोती आपके सामने उजागर करूँ। मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप हिंदुस्तान में रहें या हिंदुस्तान से बाहर रहें, हिंदी साहित्य और हिंदी सभ्यता के दृष्टिकोण को अपने जीवन का अंग ज़रूर बनाएं। अगर आप कविता लिखते हैं, शेरो शायरी करते हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर अपनी रचना लिखिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने प्रोग्राम में उसे शामिल कर सकूं। मैं अगले हफ्ते आपके सामने फिर हाजिर होंगी नई कविताओं के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर। Sat Sri Akal, welcome and adab. You are listening to Bharat FM, a one of its kind, multilingual, eclectic provider of entertainment, information and news to Indian Americans. Headquartered in Cincinnati, Ohio, Bharat FM airs shows out of Cincinnati, Chicago and Phoenix. We take pleasure in our ability to cater to your bhakti, chusti, sphurti, shakti and masti needs with our audio and visual shows. Check out bharatfm.com for our online program schedule and archives.
I'm sure the content will definitely tickle your senses. Tune in via the 24-hour web streaming on bharatfm.com or via the Bharat FM app. More information can be procured at 513-488-5070.